हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो भी बुक में दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। सबसे पहले पॉलीगन। पॉलीगन डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर मैं दूसरी लाइन इसके ऊपर बनाता हूँ, तो क्या स्ट्रेट लाइन या फिर दो लाइनें बनाने पे मेरे को कोई क्लोज्ड फिगर मिली? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो तीसरी लाइन बनाने पे मुझे अगर एक क्लोज्ड फिगर मिल रही है, बिल्कुल एक क्लोज्ड फिगर मिल रही है, तो इसको मैं कहता हूँ ट्रायंगल। क्या कहता हूँ? ट्रायंगल। तो मतलब सबसे छोटी क्लोज्ड फिगर कौन सी हो सकती है आपके पास? तो आप कहेंगे ट्रायंगल। ठीक है, अब चलते हैं पॉलीगन पे। तो पॉलीगन, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी साइड्स। ठीक है, अब इसमें टाइप्स आ जाती है। तो मतलब ट्रायंगल क्या अब मेरा पॉलीगन होगा? तो बिल्कुल होगा। पॉलीगन एक डिफाइंड टर्म नहीं है, मतलब इसमें कितनी भी साइड्स हो सकती है। ठीक है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं उसको पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, चाहे वो तीन हो, तीन से लेके इनफाइनाइट कितनी भी हो, तो वो एक हमारा एक पॉलीगन होगा। अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन पहला। इसके बाद आ जाता है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। इनको समझना ज़रूरी है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैं कोई शेप बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये शेप बनाई, और कॉन्वेक्स पॉलीगन कोई मैंने हेक्सागन ले लिया, बाद में बताऊंगा क्या होता है वो चीज़। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन में हर एंगल, कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जितने भी होंगे वो सारे होंगे कितने? लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 से छोटे होंगे। और इसमें इंटीरियर एंगल होगा, कोई ना कोई एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, तो वो मेरा कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, बस आप इस नाम से भी याद कर सकते हैं कि जिसमें केव होगा, इसका मतलब है वो, जैसे इसमें केव है ना, केव जैसी शेप दिख रही है ये वाली, तो इसको मैं कॉनकेव कहूँगा। ठीक है, और इसमें इंटीरियर एंगल का जो कोई पर्टिकुलर, कोई भी एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो 180 से बड़ा होगा, तो उसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा जो एंगल है, आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमेशा, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल कितना होगा मेरा? ये एंगल होगा मेरा, सेंटर से अगर खींचूंगा तो ये 90 और ये 90, तो ये टोटल हो गया मेरा 180 डिग्री। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये यहाँ तक एंगल जो होगा मेरा, ये वाला एंगल, ये होगा मेरा 180। तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मेरा जो एंगल 180 से ज़्यादा है, मैंने आपको कहा था कोई भी एंगल इंटीरियर एंगल में अगर 180 से ज़्यादा होगा तो वो मेरा कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। तो ये मेरा कॉनकेव पॉलीगन है, बिल्कुल है। अब अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें, किसी भी एंगल पे आप देख लो, कोई भी आपको 180 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, या इसकी स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, या इसकी स्ट्रेट लाइन, या इसकी स्ट्रेट लाइन, तो आप देखेंगे सभी में ये बाहर वाला एंगल पूरा मिला के 180 होता है। ठीक है, तो ये पूरा है नहीं, ये हाफ है, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप समझ पाएंगे अब कोई भी डिफरेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं। अगर एक भी एंगल मेरा 180 से बड़ा है तो वो कॉनकेव है, और अगर एक भी एंगल मेरा 180, और अगर सारे एंगल मेरे 180 से छोटे हैं तो वो मेरा कॉन्वेक्स है। इसके बाद अगली टाइप आती है इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन।
अब देखेंगे, समझेंगे। रेगुलर पॉलीगन मेरा वो पॉलीगन होता है जिसमें मेरे सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें मेरी साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। इर्रेगुलर पॉलीगन मेरा वो पॉलीगन होता है जिसमें मेरी साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। जिसमें मेरी कोई भी साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। अच्छा जी। अब बच्चों, एक कंसेप्ट आपको समझना है, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे इसको भूल जाइए अभी 2 मिनट के लिए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल मैं कहता हूँ 30 डिग्री है, ये एंगल मैं कहता हूँ 50 डिग्री, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंगल बड़ा दिख रहा है इसके कंपैरिजन। तो क्या मेरे बच्चे आप ये कह पाओगे कि जो मेरे एंगल की अपोजिट साइड होती है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, वो डिपेंड करती है एंगल कितना बड़ा है? बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि जितना ये एंगल बड़ा होगा उतनी बड़ी साइड होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों एंगल से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसकी साइड कितनी ज़्यादा बड़ी होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 30 डिग्री की साइड जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू 50 डिग्री, ये साइड ज़्यादा बड़ी है ना? तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अच्छा, मुझे ये बताइए अब, क्या मैंने ये समझ लिया कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, मैंने ये समझ लिया कॉन्वेक्स क्या होता है, मैंने रेगुलर इरेगुलर भी समझ लिया। अब मुझे ये बता सकते हैं कि क्या कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स जो पॉलीगन है वो इरेगुलर हो सकता है? क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन मेरा इरेगुलर हो सकता है? अब ये टाइप होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप पे लेके जा रहा हूँ। देखेंगे दोनों को, एक जगह लिखते हैं हम कॉनकेव और एक जगह लिखते हैं हम कॉन्वेक्स, ठीक है। तो क्या कॉनकेव पॉलीगन मेरा रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है? सेम केस इसमें भी आता है, रेगुलर हो सकता है क्या इरेगुलर हो सकता है? देखेंगे, अब समझेंगे इसको। अच्छा, अगर कॉनकेव पॉलीगन मेरा क्या इरेगुलर हो सकता है? इरेगुलर क्या होता है? जिसकी जो एंगल और साइड्स हैं वो बराबर ना हो, तो बिल्कुल, है ना। मान लो ये मैंने कोई शेप बनाई, ये दो 90 डिग्री थे और ये वाला मेरा 180 से बड़ा आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये एंगल्स इक्वल हैं आपस में? ठीक है, इसको मान लो, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ये 90 मान लेता हूँ, ये 120 मान लेता हूँ, ये कुछ भी थीटा इज इक्वल टू 180 से बड़ा होगा तो इसको मान लेते हैं 210 डिग्री, ठीक है। तो क्या ये एंगल्स इक्वल हैं किसी भी साइड से? नहीं है। तो मैं एक चीज़ तो डिड्यूस कर पा रहा हूँ कि कॉनकेव पॉलीगन मेरा इरेगुलर हो सकता है। बट अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स क्या मेरा रेगुलर हो सकता है? रेगुलर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स वगैरह हर एक चीज़ बराबर हो, तो बिल्कुल। अगर मैं किसी पेंटागन पेंटागन छोड़ो, क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, मान लो मैं रोम्बस ले लेता हूँ, ठीक है, और मान लो सभी साइड्स इसकी 90 है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल हर एक जगह, तो मैं ये भी मान के चल सकता हूँ कि ये मेरी सारी साइड्स भी बराबर है। अगर आपने पढ़ा होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल साइड्स की अपोजिट साइड्स में इक्वल होती हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब जो बराबर एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, जैसे ये और ये एंगल हो गया तो इनकी ये जो साइड्स हैं, ये किसी को भी ले लो, सारी साइड्स भी बराबर होंगी। मतलब अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी, ये थ्योरम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स रेगुलर हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्वेक्स इरेगुलर हो सकता है? अच्छा जी, चलो जी चेक कर लेते हैं, फिर से रोम्बस पकड़ते हैं। इरेगुलर होने का मतलब है सारी साइड्स बराबर ना होना, ठीक है। इस साइड को थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, हम इधर मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हम कुछ भी मान लें, ये एंगल कुछ भी मान लें, ये 90 मान लेते हैं, ये एंगल छोटा होगा एक्यूट, तो बिल्कुल। लेकिन आप कोई भी एंगल देखो 180 से बड़ा नहीं आएगा, तो कॉन्वेक्स तो है। इरेगुलर के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी एंगल, कोई भी साइड बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हो सकता है,
ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, कॉन्वेक्स मेरा इरेगुलर हो सकता है। अब मेरे बेटे, अगर आप ध्यान से देखो, क्या कॉनकेव मेरा इरेगुलर हो सकता है? क्या कॉनकेव कभी मेरा रेगुलर हो सकता है? मान लो, देखो समझना ध्यान से, मान लो ये है मेरी लाइन, ठीक है, ये है मेरी लाइन, ये 180 से बड़ा बनाना है ना मुझे, यहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 180। अब 180 से बड़ा बनाना है तो मैं ये लाइन ले रहा हूँ कोई भी, ठीक है, कोई भी फिगर ले रहा हूँ, ऐसे बेंड हो गई, ये है 210 डिग्री। फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कोई दूसरी लाइन खींचता हूँ, ये है मेरा 240 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं तीसरी लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 270 डिग्री। तो मैं एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, क्लोज्ड फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। अगर मैं बना भी लूँ तब भी ये जो है मेरा रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर में मेरे को सारे एंगल्स इक्वल चाहिए। अगर मैं 210 भी ले लेता ना यहाँ पे, 210 भी, तब भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन पाती। समझ आई मेरी बात? तो कॉनकेव मेरा रेगुलर नहीं लेना है हमने केस, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अच्छा बच्चों, तो अब हम समझेंगे, ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे नंबर्स, नंबर कैसे इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। नंबर वाइज हम शेप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक से तो कोई क्लोज्ड फिगर बनती नहीं है, एक साइड से, दो साइड से भी कोई क्लोज्ड फिगर बनती नहीं है, तो तीन साइड से क्या बनता है? ट्राइंगल, ठीक है। चार साइड से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पांच साइड से बनता है पेंटागन, ठीक है। छह साइड से बनता है हेक्सागन, सात साइड से बनता है मेरा हेप्टागन, आठ साइड से बनता है मेरा ऑक्टागन, नौ साइड से बनता है मेरा नॉनागन, 10 साइड से बनता है मेरा डेकागन, 11 साइड से बनता है मेरा, एक तो इसको बोलते हैं हैंड डेकागन, इसके दो नाम है, दूसरा इसको अनडेकागन भी बोलते हैं, ठीक है। 12 से बनता है मेरा डो डेकागन, ठीक है। इतने ही आपको याद रखने हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब समझेंगे किस तरीके से हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक है आपका नेक्स्ट सम, कैलकुलेटिंग सम, ठीक है। समझना ध्यान से। मान के चलो ये मेरा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समझना ध्यान से। अब इस ट्राइंगल में मान लो मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ए बी सी ले लेते हैं कोई, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सभी का सम कितना होगा मेरे बच्चों? आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? यही पढ़ा ना आपने? ठीक है जी, तीन का तो समझ आ गया। चार का देखते हैं अब, क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में मान लो मैंने कोई स्क्वायर लिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया ए बी सी आर डी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं एंगल्स की, तो सारे 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर मैं इसका, मेरे को सम चाहिए, तो वो कितना आएगा? 90 चार बार, तो 90 इंटू 4, तो वो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ आ गया सर, आप कहेंगे ये भी समझ आ गया सर। तो सी पे चलते हैं अब। अच्छा जी, पेंटागन, ठीक है, पांच साइड्स बनाई मैंने अब, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पेंटागन। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मैं इस पेंटागन की बात करूं तो इसके एंगल्स का सम आप क्या निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर हमें तो इसका एक एंगल नहीं पता, अगर बराबर भी हों सारे एंगल्स तो हम कैसे निकालेंगे इसका? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको क्लास में भी, और अभी भी बताता हूँ। इसमें क्या होता है, हम एक फॉर्मूला लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला होता है 180 n-2, ठीक है। n आपका होता है
नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 साइड्स हैं। तो बस फॉर्मूले में रख दो, 5 - 2 180, 3, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, 3 को जब 180 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 540। तो सम कितना है मेरा? 540। ये सम है क्या? ये सम है सारे एंगल्स का जोड़। ठीक है, मतलब जितने भी इसके एंगल है, ये इन सभी को प्लस करके जो सम आएगा वो है 540। ठीक है मेरे बच्चे, अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा के देखूँ तो क्या सर ये काम करता है? क्योंकि आपने तो एक ही में बताया है, दूसरे में लगा के दिखाओ। तो मैं कहूँगा बिल्कुल जी। तो 180, एन कितना है यहाँ पे? 1 2 3 और 4, यानी साइड्स मेरी कितनी है? 4। तो एन की जगह पे क्या रखूँगा? 4 - 2। यह आएगा 180 इंटू 2, यह आएगा 360। तो यही तो सम हमारा पहले भी आ रहा था, है ना? वही सम हमारा अभी भी आया। तो आप कहेंगे सर अभी भी हमको डाउट है, तो चलो जी हम फिर इसमें भी लगा देते हैं 180 n-2। 180 कितनी साइड्स हैं? 1 2 3, 3 में से 2 गया 1, और 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे ये फॉर्मूला हर किसी में वैलिड है, डजेंट मैटर द शेप। ठीक है, बस आपको साइड्स पता होंगी तो आप उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी, चलते हैं हम आगे। अब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की। ठीक है, ध्यान से समझना डायगोनल्स। ठीक है, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें मेरे पास कितने डायगोनल्स हैं? कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, राइट? देखो डायगोनल हमेशा, डायगोनल होता क्या है? जो अपोजिट वर्टेक्स पे, जो अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्सिस को मीट करके जो मेरी लाइन ड्रॉ होती है उसको मैं डायगोनल कहता हूँ। अब ये ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ट्रायंगल में डायगोनल नहीं बनता है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स हमारे पास 3 ही वर्टेक्स होते हैं टोटल उसमें, तो अपोजिट क्या रखोगे? 2 अपोजिट वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहेंगे सर आप अगर हमको निकालने हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, आप 2 बोलेंगे। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा जी 4 तो ठीक है, 5 का बताओ मुझे, बताइए जी 5 का। आप कहेंगे बिल्कुल सर बता देते हैं। तो एक तो ये अपोजिट वर्टेक्स हो गई, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल सर ये, एक डायगोनल सर ये, तो मैं, आप कह रहे हो कि 3 डायगोनल हो गए, है ना? पर मेरे बच्चे ये भी तो अपोजिट वर्टेक्स है, ये भी तो ज्वाइन हो सकता है, 4 और 5, ये भी तो ज्वाइन हो सकता है। अब और कोई ज्वाइन हो सकता है तो एन आप लिखेंगे 5। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर मैं और बड़ी शेप ले लूँ तो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है ना? तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से निकालेंगे हम? गलती हम चेक करेंगे ना, अभी ये 2 और 5 करेक्ट है कि नहीं है। अगर एक इनकरेक्ट हुआ तो फिर हम इसको फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है n×n-3/2, जहाँ पे n क्या है आपका? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ साइड्स। तो अब देखेंगे इसमें n कितना है? इसमें 1 2 3 और 4, 4 साइड्स हैं। 4 में से 3/2, अच्छा 4 में से 3 गया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 4/2 कितना आया? 2। तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा था, इसका मतलब हमने जो निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी सर दूसरे में चेक करके बताओ। चलो जी देखते हैं इसके 5 आता है या नहीं। तो n×n-3/2 ये फॉर्मूला है, और मेरे को साइड्स देखनी है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, बिल्कुल सही सर। तो 5 - 3/2, तो 5 में से 3 गया 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो 5 आया इसका आंसर। तो सर कितना आया आंसर इसका? 5 आया। अच्छा जी हमने जो लिया था वो भी तो 5 था। यस सर, बिल्कुल करेक्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स बताया सर आपने। अच्छा चलो हम थोड़ी और बड़ी शेप की ले लेते हैं। अगर आपको शेप ही ना दी हो और आपको ऐसे कह दिया फिगर फिगर विद 15 साइड्स, फिगर जिसकी 15 साइड्स है, ठीक है, उसका डायगोनल मुझे निकाल के बताइए। अच्छा जी, तो ठीक है मेरे बच्चे हम ये भी ट्राई करते हैं। तो n×n-3/2 कितना आएगा? 15, 15 - 3/2,
और ये क्या आ जाएगा 15 × 12/2, 6, 15 6 90, मतलब कि 90 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। जबकि आप एक शेप बना के, मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो, 15 साइड्स थोड़ी बनाओगे आप पेपर में, 15 साइड्स बनाओगे, उसके डायगोनल्स बनाओगे, फिर उनको काउंट करोगे, वैसा थोड़ी चलेगा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला जो है ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम किस पे, अपनी एक्सरसाइज पे। तो हमारी एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द फॉलोइंग। ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ड्रॉ पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ए पार्ट क्या दिया है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, अच्छा तो देखते हैं रेगुलर पॉलीगन। फिर बी क्या दिया है हमको, बी दिया है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है मेरे बच्चे, फिर हमें सी दिया हुआ है, क्या बनाना है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन। और डी क्या दिया हुआ है मुझे, कॉनकेव इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, चलिए अब देखो, रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स बराबर हो। तो आप एक, मेरे हिसाब से तो स्क्वायर बना लो, सिंपल, बहुत ही ईजी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स भी बराबर होती हैं और सारे एंगल्स भी उसके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं बी पार्ट पे। इर्रेगुलर पॉलीगन, कुछ भी बना लो, ट्रायंगल बना लो, स्केलियन ट्रायंगल बना लो। ठीक है, मान लो ये 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 50 70, और ये 110 डिग्री है। ठीक है, तो ये स्केलियन ट्रायंगल मेरा हो सकता है इर्रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें बराबर हो, कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें 180 से कम हो, जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हो। तो फिर से मैं बोलता हूँ आपको कि एक स्क्वायर ही बना लो, है ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें भी बराबर होती हैं और सारे एंगल्स भी 180 डिग्री से कम होते हैं। तो ये मेरा कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा। अच्छा जी, सर आप कह रहे थे कि कॉनकेव रेगुलर पॉलीगन हम बना नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते दोस्तों, लेकिन हम इर्रेगुलर पूछा है इसने क्वेश्चन में, तो हम इर्रेगुलर तो बना सकते हैं। तो कॉनकेव इर्रेगुलर पॉलीगन में आप क्या बना सकते हो, फिर से आप कोई देखो, सबसे पहले इर्रेगुलर होता क्या है, जिसके कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। और कॉनकेव मतलब जिसका कोई एक एंगल 180 से बड़ा हो। तो हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, हम ये बना सकते हैं, ये 180 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 180, है ना, मतलब 210 240 कुछ भी बना लो। ये मान लो 30 है, ये मान लो 50 है, ये मान लो 70 है, और ये कुछ भी मान लो, मतलब टोटल इसका तो कितना बनना चाहिए, 540, क्योंकि ये पेंटागन है। ठीक है, तो कर लेना इसको, कितना भी बनेगा ये। तो अगर आप देखें इसमें से कोई भी एंगल मैच नहीं हो रहा है ना, एंगल मैच नहीं हो रहा है, और एक एंगल 180 से बड़ा है, तो कॉनकेव सेटिस्फाई हुआ। इर्रेगुलर सेटिस्फाई कैसे करना है, कोई भी एंगल मैच नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है, कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये इर्रेगुलर भी है। ठीक है जी मेरे बच्चे, चलेंगे फिर आगे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, मैं आपको इसको बुक में दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉलीगन्स और नॉन पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या होता है, मतलब मैनी साइडेड फिगर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ये दो साइड्स तो दिख रही हैं आपको स्ट्रेट, यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, तो पॉलीगन में कभी भी कर्व नहीं आता, तो ये मेरा क्या है, नॉन पॉलीगन। अगर इसमें देखेंगे, दिस विल अपेयर एज अ शेप ऑफ रोम्बस, तो बिल्कुल ये पॉलीगन है मेरा, क्योंकि 4 साइड्स है। अब इसके लिए कोई कर्व्ड फिगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाँ बिल्कुल ये मेरा पॉलीगन है। ठीक है, और इसमें खाली ये बताना है कि पॉलीगन है या नहीं है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं बताना है। अब अगर डी पार्ट में चेक करेंगे आप, तो डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ये मेरा पॉलीगन है, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, 5 साइडेड फिगर है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हम ध्यान से देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा जी, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैंने आपको पहले ही समझाया कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है मेरे बच्चे, जिसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा ना हो, और कॉनकेव होता है जिसका कोई एक एंगल 180 से बड़ा हो। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। तो हम चेक करते हैं बारी बारी, क्या ये वाला एंगल मेरा 180 से बड़ा है, नहीं है, आप कहेंगे नहीं है सर,
क्या ये वाला है? आप कहेंगे नहीं है सर। क्या ये वाला है 180 से बड़ा? आप कहेंगे नहीं है। क्या ये वाला है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये होगा मेरा बच्चे कॉन्वेक्स। ठीक है, अब समझेंगे इसको। देखो इसमें तो सामने ही दिख रहा है केव बन रहा है, तो जिसमें भी केव बनेगा वो कॉनकेव होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस वर्टेक्स के अलोंग यहाँ पे मेरा एंगल जो है वो 180 से बड़ा है, तो सिंपल इसको सीधा लिख दो कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसमें चेक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कोई भी 180 से बड़ा नहीं है। तो अगर ये 180 से बड़ा नहीं है तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेप्स को पहचानना है। इसमें देखेंगे केव बन रहा है तो ये कॉनकेव होगा पक्का, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉनकेव। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। सिर्फ शेप से देख के बताना है कि क्या ये रेगुलर हो सकता है। अच्छा जी, अब इसको देखो। अब ये साइड बड़ी है, फिर ये रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सारे एंगल बराबर हो। तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल मैच होगा ही नहीं। ये एंगल थोड़ा छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर। IRR लिख रहा हूँ इरेगुलर को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप देखें, इसमें हर एक एंगल मेरे को लग रहा है कि ठिकाने पे है ना। हर एक एंगल बराबर लग रहा है, जो मतलब बिल्कुल अच्छी शेप है ना, जिसका आप बोल सकते हो देख के कि हाँ यार ये इवनली स्प्रेडेड आउट या फिर इवनली अलाइंड शेप है, तो इसको आप रेगुलर में रखेंगे। अब अगर आप इसको देखें, इसमें एक एंगल 180 से बड़ा बन रहा है, तो रेगुलर का तो कंडीशन है कि 180 से बड़ा नहीं बन 180 से नहीं बनता है, बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 180 से बड़ा बन रहा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? इरेगुलर कहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सारे मेरे को बराबर लग रहे हैं, तो हाँ ये रेगुलर हो सकता है। ठीक है, आप आंसर में चेक कर लेना। चलते हैं आगे। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अच्छा जी, चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया है मुझे फर्स्ट पार्ट कौन सा? हेंडेकागन। क्या दिया है? हेंडेकागन। हेंडेकागन में अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि या तो ये हेन होगा या तो ये अनडेकागन होगा। अनडेकागन और हेंडेकागन दोनों सेम चीज़ है, जिनकी साइड्स कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर इनकी साइड्स तो 11 होती हैं। अच्छा जी सर, साइड 11 होती है, पर पूछा क्या है? सर मुझे पूछा है इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा जी, अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स इसके पूछे हैं और मुझे साइड दे दी हुई है 11, तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ सर वी नो द फॉर्मूला, वी नो नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। और साइड्स कितनी दी हैं? 11, तो 11 इंटू 11 माइनस 3/2। तो 11 इंटू 11 में से 3 गया 8/2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना जाएगा? 11 4 ज़ा 44। आई होप यू गाइज गेट इट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे मेरे इसके? ये आएंगे 44। अच्छा जी, ये समझ आया? n नहीं, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स d रख लो। ठीक है, क्योंकि n हमने साइड्स लिया है ना, साइड को हम n मान के चल रहे हैं। ठीक है, b पार्ट देखेंगे इसका। अच्छा, बी पार्ट छोड़ो, बी पार्ट आप खुद करना, डेकेगन और पेंटागन का। मैं आपको डी पार्ट करवा रहा हूँ। डी पार्ट आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दिया पॉलीगन विद n इज इक्वल टू 15। n इज इक्वल टू 15 का मतलब साइड्स आपको 15 दे रखी हैं। अगर साइड 15 दी हैं तो डायगोनल्स कैसे कैलकुलेट होंगे? तो आप कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला आता है, डायगोनल्स होता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये 15 यहाँ पे रखा, 15 में से 3 गया अपॉन 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 में से 3 गया, कितना आएगा? 12/2। और ये आएगा 15 इंटू 2 6 या 12, तो 6 यहाँ पे 15 6 या 90। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान कर दिया आपने। अच्छा जी, यही तो हमारा काम है। चलेंगे फिर, n कितना दिया है? 18। ठीक है, अब डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? n इंटू एन माइनस 3/2। तो n कितना है मेरा? 18। यहाँ पे साइड्स 18 दिए हैं, तो 18 में से 3 निकालेंगे अपॉन 2। 18 इंटू 18 में से 3 15/2, 9 ज़ा 15, 9 ज़ा होता है मेरे बच्चों 135। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हाँ जी इसके पास कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? 135। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या कहता है?
सेकंड एक्सरसाइज में हमें इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं, इनका सम, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स का सम किस तरीके से निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है हेप्टागन, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं एक दो पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। बाकी खुद ही प्रैक्टिस करो, उसी में फ़ायदा है ना। 7.2 में मैं दो पार्ट करा दूंगा आपको, एक ई पार्ट और एक ए पार्ट। ए पार्ट समझाने के लिए, ई पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए, ठीक है। ए पार्ट आ गया आपके पास हेप्टागन। हेप्टागन मेरे बच्चों क्या होता है, हेप्ट का मतलब होता है 7। तो एन कितना आ जाएगा इसमें, 7। एन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, साइड्स। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी है, आई मीन स्कूल में क्लास पढ़ी होगी तो आपको याद रहेगा, नहीं तो मैंने इसमें भी दिखाया हुआ है, ठीक है। हेप्टागन में साइड्स होती है मेरी 7। अब मुझे निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम कितना आएगा बच्चों, सम आएगा 180 n-2। ये फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है। डाल देते हैं जी फॉर्मूला में, 180 n कितना है 7-2, आ जाएगा 180 इंटू 5। 18 5 90 होता है, तो 9,000 आ जाएगा इसका। 5 8 40, 0 4 5 5 9, 5 8 5 0 का 0, 5 8 40 का 0 कैरी 4 5 5 6 7 8 9, 900 आएगा, सॉरी 900 आएगा, ठीक है ना, 9,000 नहीं 900। तो 900 डिग्री मेरे बच्चों इसका सम आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया सर, अब हमें लास्ट वाला पार्ट कराइए। तो बिल्कुल हम करवा रहे हैं। तो एन कितना दिया उसमें, 15। पॉलीगन विथ 15 साइड्स, यही कहा है ना इसमें, 15 ही, सॉरी 13 है, 13। तो इस तरीके से पॉलीगन में कितनी भी साइड्स हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एन 13 है, तो सम कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 180 13 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 180 इंटू 11, 0 88 का 8, 1980 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा सम। आई होप आपको ये समझ आया हो। मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक होगी तो क्रॉस चेक कर लेना फिर से, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। अब देखिए, अब जो हमें क्वेश्चन दिया है ना मेरे बच्चे, उसका ये उल्टा है, ठीक है। उसका ये उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, हमें अब n निकालना है, जबकि हमें सम दिया हुआ है। अभी तक हमें क्या कर रहे थे, अभी तक हमें n दिया हुआ था, हम सम निकाल रहे थे। अब हमें सम दिया हुआ है, n निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। तो पहला पार्ट और लास्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 720 दिया हुआ है पहला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम पहला पार्ट ले लेते हैं। क्या दिया है, 720। अब सम दिया आपको 720, है ना। और मुझे पता है कि सम किसके बराबर होता है, सम होता है 180 n-2 के, जो कि दिया है 720, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n-2 यहीं पे रखेंगे और 720 जमा 180, 720 बटे 180 हम ले लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो n-2 मेरा कितना आ जाएगा, 18 3 ज़ा 54 और 18 4 ज़ा 72, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, तो n यहीं पे रखेंगे, -2 को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 4 + 2। n कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 6। इसका मतलब ये जो सम था ना, ये किसके लिए दिया था मुझे, 6 साइडेड फिगर। और मुझे पता है कि 6 साइडेड फिगर कौन सी होती है, 6 साइडेड फिगर इज कौन सी होगी बताओ, हेक्सागन, ठीक है जी, समझ आया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था वो करवा रहा हूँ आपको, 2700, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कितना सम दिया आपको, 2700, है ना। अच्छा, सम आपको 2700 दिया है, तो मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों कि 180 n-2 बराबर हो जाएगा 2700 के, क्योंकि सम का फॉर्मूला यही है और सम तो आपको दे के रखा हुआ है, तो बस सम की जगह फॉर्मूला डालना है, इज इक्वल टू 2700 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 मल्टीप्लाई में है, 180 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2700 बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 9 30 ज़ा, और 2 कितना ज़ा होगा, 15 ज़ा। तो n-2 कितना आ गया मेरा, 15, और n कितना आ जाएगा, 15 + 2,
और n कितना आ जाएगा 17। इसका मतलब ये कौन सा फिगर है मेरा, ये है 17 साइडेड फिगर। इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितने कराए हैं वो लिख सकते हो, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, 17 साइडेड फिगर। तो अब चलेंगे हम किस पे, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हमें पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना क्या बोला इसने। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए। ठीक है, हर एक का एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सटीरियर एंगल का कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बाय कंसेप्ट, कि इसमें होता क्या है और किस तरीके से इसको डील किया जाता है, फिर हम बढ़ते हैं सवालों पे। ठीक है, चलते हैं। सही है, एक्सटीरियर एंगल। बेटा नाम से ही पता लग रहा है एक्सटीरियर क्या होता है, ये होता है बाहरी, बाहरी कोण। ठीक है, अब समझना, जैसे अगर मैंने एक क्या बनाया, त्रिकोण बनाया, त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस एंगल की वैल्यू जो है मान लो 60, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ मैं, 60 और 60। ठीक है, तो बाहर का एंगल मेरा कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल मेरे 60 के बराबर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60, और वो होगा 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक और तरीका ये है कि अगर ये एंगल आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कि जो इसके दोनों साथी हैं ना अपोजिट एंगल्स, इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। चलते हैं आगे, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, देखो ये हो गया बाहर वाला एंगल। ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री है, ये मान लो 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 45। अब बिना निकाले इसे ये एंगल बता सकते हैं आप क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हम बता सकते हैं, ये होगा 90 प्लस 45, तो ये होगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अगर ये है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, सर ये भी 45 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, और 180 में से अगर 135 को, यानी इस पूरे में से इस बाहर वाले एंगल को अगर मैं माइनस करूंगा तो अंदर वाला एंगल मुझे मिल जाएगा ना। तो 180 में से 135 अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे 45 डिग्री मिलेगा, इसका मतलब ये 45 डिग्री है। ठीक है, एक और तरीका है सर इस एंगल को निकालने का, क्या, दोनों एंगल्स का जोड़ कितना हो गया, 135, और तीनों का जोड़ होता है 180, तो 180 में से 135 करेंगे तो तब भी मेरे को 45 डिग्री मिल रहा है। तो मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़, ये कंसेप्ट समझ आया होगा एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया हुआ है, ए पार्ट दिया है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, आप समझेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब, रेगुलर का मतलब हो गया जो मेरा क्या हो, बताओ मुझे। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं, रेगुलर का मतलब हो गया जिसके सारे एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ या रेक्टेंगल, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे एंगल बराबर करने हैं, साइड्स भी बराबर, हाँ रेगुलर में साइड्स भी बराबर होती हैं, तो मैं स्क्वायर ही लूँगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड फिगर, तो ये मैंने बना दिया परफेक्ट अपना, तो मतलब स्क्वायर होगा मेरा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे बोल रहा है मेरे बच्चों कि, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या बोल रहा है ये, कि ये जो बाहर वाला एंगल है ना, या फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करके बताओ जी। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसका नाम मैं ABCD रख दूं, तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका नाम x रख लेते हैं लाइन का आगे एक्सटेंड करके, तो अगर आप ध्यान से देखिए एंगल ABC, ये वाला एंगल प्लस एंगल CBX, ठीक है CBX, वो 180 डिग्री होगा। आप बोलेंगे क्यों, मैं कहूँगा
सर ये लीनियर पेयर है, दोनों अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और उस पर दो एंगल्स दिए हैं तो दोनों एंगल्स का सम जो होगा ना मेरे बच्चों वो 180 डिग्री होगा। तो ए बी सी एंगल तो मुझे पता है कि ये कितना 90 डिग्री, प्लस सी बी एक्स मुझे नहीं पता, वो 180 डिग्री है। तो सी बी एक्स अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो 180 में से इस 90 को वहाँ ले जाऊँगा और एंगल सी बी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो हाँ जी सर, आप कहेंगे कि सर हर एक एक्सटीरियर एंगल इसका कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। इसने सारे एंगल्स की बात की है ना 90 डिग्री की। देखो अगर आप पढ़ें इसमें, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, ठीक है, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल आपको इसका फाइंड आउट करना है। अच्छा जी सर समझ गए, अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है इसका मतलब सर क्वेश्चन में ज़रूर ये दिया होगा कि जो जितने भी मेरे एक्सटीरियर एंगल हैं वो बराबर हैं, क्योंकि इंडिविजुअली तो आप हर किसी को नहीं निकाल सकते जब तक आपको फिगर ना दी हो, है ना। तो इसमें फिगर आपको नहीं दी है तो आप इंडिविजुअली किसी भी एंगल को नहीं निकालेंगे। आपको इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा तो क्या मेरा इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इंटीरियर एंगल बराबर होंगे तभी तो एक्सटीरियर एंगल बराबर आएगा। सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप, ये तो बहुत आसान सी बात थी सर, है ना। तो चलेंगे हम बी पार्ट पे। अब देखेंगे इसमें हेक्सागन, हेक्सागन की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, तो अगर आपको तो हेक्सागन का याद है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है तब तो कोई इशू नहीं। अच्छा मैं इससे पहले आपको एक चीज़ समझा दूं, मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें कितने एंगल बनते हैं, 3 एंगल बनते हैं ना, और साइड्स कितनी हैं, 1 2 और 3। मान लो मैं लेता हूँ अब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं सर। आप कहेंगे 4 एंगल बनते हैं सर। अगर मैं पूछूँ आपसे साइड्स कितनी है इसमें, तो आप कहेंगे सर वो भी 4 हैं सर। तो मैंने कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम 5 फिगर वाली साइड पे, तो इसको क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ सर बेटे बताओ इसके कितने एंगल हैं, तो आप कहेंगे सर इसके टोटल 5 एंगल्स हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी साइड्स बता दो, तो आप कहेंगे सर इसकी साइड्स भी 5 हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ तक अगर आपको समझ आया। तो अगर आप इन तीनों फिगर्स में देखें तो तीन जितनी साइड्स हैं मेरी बेटा उतने एंगल्स हैं, ठीक है, जितनी मेरी साइड्स हैं उतने मेरे एंगल्स हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर साइड्स इसकी 6 होती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, इसके एंगल्स कितने होंगे, वो एंगल्स भी 6 होंगे, ठीक है। तो अगर इसके एंगल 6 होंगे और मुझे ये पता है कि इंटीरियर एंगल का सम इसमें कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, और बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन में मेरे को कोई फिगर भी नहीं दे रखी, सीधे ये पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताओ। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल मैं तभी बता सकता हूँ जब मुझे इंटीरियर पता होगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें फिगर नहीं दे रखी, इसका मतलब सारे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, जितने जो एक्सटीरियर एंगल है मेरे वो एक दूसरे के बराबर होंगे और जो इंटीरियर है वो एक दूसरे को बराबर होंगे, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है कि मैं सम कैसे निकाल सकता हूँ। सम मेरे पास क्या है, अगर आपको नहीं पता तो सम आ जाएगा मेरे पास 180 n-2, और ये हो जाएगा 180 6-2, और ये हो जाएगा 180 इंटू 4, और ये आ जाएगा 18 4 से 720, 180 इंटू 4 आएगा 720। तो मुझे ये पता चल गया सर कि जो मेरा हेक्सागन है उसके सारे एंगल्स का सम कितना है, 720। अच्छा जी, अब मुझे बड़ी बात यह है कि मैं एक इंटीरियर एंगल कैसे निकालूं, क्योंकि ये तो सभी का सम है ना। मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो नंबर ऑफ एंगल्स के बराबर होती है, मतलब जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल्स होंगे। तो क्या मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं तो मेरे एंगल्स भी 6 होंगे, है ना, क्योंकि अगर हेक्सागन में मेरे नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं तो एंगल भी 6 होंगे। तो मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 720 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एंगल मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 1 एंगल, एक एंगल कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि सारे तो बराबर हैं, 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक एंगल मिल जाएगा, एक ही एंगल चाहिए, उसी का एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है। तो 720 को जब 6 से बटे करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। अच्छा जी सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर सर अब हमें ये बताओ कि हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। सर कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, वो भी हम समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए अब अगर मेरा एक एंगल ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, तो मुझे कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, मेरे को सिर्फ इसको 180 के बराबर पिच कर देना है, ठीक है।
देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये टोटल 180 है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो अगर ये 120 है तो मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये बताओ ये एंगल कितना होगा। टोटल 180 है, ये 120 है, तो ये कितना होगा, ये 60 नहीं होगा, है ना। आप कहेंगे हाँ सर ये तो कमाल हो गया। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। 180 में से 120, क्या हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और ये कितना आएगा 60 डिग्री। अच्छा जी, अगर मेरे को एक एक्सटीरियर मिल गया, इसका मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल 60 ही होंगे, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल 120 ले रहे हैं हम। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छे से। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, क्लास में मैं फिर से रिपीट कराऊंगा ये। ठीक है, चलते हैं आगे। किस पे चलेंगे अब हम चलेंगे पॉलीगन विद 18 साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ठीक है, पॉलीगन विद 18 थोड़ी हेल्थ खराब है मेरी। चलेंगे पॉलीगन विद 18 साइड्स। ठीक है, तो 18 साइड्स वाली पॉलीगन को हम देखेंगे। अब देखो बच्चे, इसमें फिगर बनाना बहुत टफ है। ठीक है, अगर मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगर इसमें फिगर बनाना टफ है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका आपको समझना है। ठीक है, देखते हैं। अगर मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर मेरी साइड्स 3 हैं तो 3 एंगल बनेंगे, 4 हैं तो 4 एंगल बनेंगे, अगर 5 है तो 5 एंगल बनेंगे, यानी जितनी साइड्स होंगी उतने मेरे एंगल बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मेरी 18 साइड्स हैं तो मेरे एंगल कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे सर हमारे एंगल भी 18 बनेंगे। तो मैं कहूँगा कमाल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया आपको। तो ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगर एंगल 18 बनेंगे तो क्या हम इनका सम निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 180 18 माइनस 2, 180 16, और 16 जमा ये 0 आएगा, और 16 8 जा होता है 128। तो 128 का 8 यहाँ पे रखेंगे और 12 यहाँ पे रखेंगे, तो 16 एकम 16, और 16 17 18, और ये 28, यानी 2880 मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, 2880 डिग्री मेरा सम आ गया इसका। ठीक है, अच्छा, अब हमने सम निकाल दिया। तो सर हमने पहले क्या किया था, हमने सम निकालने के बाद एक एंगल देखा था। अगर सम मिल गया, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो हम एक ही एंगल से ले सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सभी बराबर होंगे, सारे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर सभी एंगल्स का सम मेरा 2880 आ रहा है, तो वन एंगल कितना होगा, एक एंगल कितना होगा, एक एंगल होगा मेरा 2880 बटे जितने मेरे एंगल टोटल हैं। जितने एंगल टोटल कितने, 18, क्योंकि साइड मेरी 18 है, तो इसका कितना आ जाएगा डिवाइड में 18। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आएगा 18 एकम 18, 18 6 और 0, यानी आप देखेंगे तो एक एंगल का मेजर मेरा 160 डिग्री है। अब आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो 20 डिग्री मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। जहाँ आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं फिर से ये बताने को तैयार हूँ क्लास में। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये समझो, आंसर क्रॉस चेक करो, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो मेरे को बताना। ठीक है, ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मुझे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुझे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा, तो 3rd क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसमें आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशो 2 4 6 और 6, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, चलो हम क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल होता क्या बच्चों, क्वाड्रिलैटरल होता है
क्वाड्रिलेटरल होता है मेरा 4 साइडेड फिगर, है ना। तो कुछ भी बना लो आप, डब्बा ही बना लो कोई सा भी, किसी को ऊंचा, किसी को छोटा, किसी को नीचा, कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, कैसा भी बना लो। तो ये 4 इसके एंगल दिए हुए हैं मुझे, किस में दिए हैं, रेशो। तो सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ, पढ़िए क्वेश्चन में भी साथ साथ में मैं लिखता हूँ, लेट द एंगल्स बी। आपको पता है अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको हर किसी एंगल को के साथ x रखना होगा जब वो रेशो में होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ लेट द एंगल्स बी 2x 4x 6x एंड 6x। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अब मुझे पता है कि जो एंगल्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वी नो सम ऑफ ऑल इंटीरियर, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, सम उनका सम जो हो किसका, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, हमें पता है। तो इन सभी का सम कर दो तो क्या आएगा, देयरफॉर 2x + 4x + 6x + 6x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 360। अगर आप चेक करेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, तो ये कितना आएगा 18x, है ना। 18x बराबर हो गया 360 के, तो x कितना आ जाएगा 360/18। और मेरे दोस्तों मुझे पता है 18 2 36 होता है, तो x आ जाएगा मेरा 20। तो मैं देयरफॉर क्या लिखूंगा, हर कोई एंगल कितना होगा, 2x कितना होगा, 2 × 20, क्योंकि x मेरा 20 आया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 20 रख दो, ये आ जाएगा 40 डिग्री। ये कितना है 4x, तो 4 × 20 दैट विल बी 80 डिग्री। 6x 6 × 20 ये आ जाएगा मेरा 120 डिग्री। और लास्ट में आता है मेरा नेक्स्ट वाला 6x, ये आएगा 6 × 20 दैट विल बी 120 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे 4 एंगल्स आ गए, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे दोस्तों, इफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। समझना बच्चों, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए मैंने इसलिए रखा है इसको, क्योंकि इसमें बोला क्या है, इफ़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल इसने कितने रखे हैं, समझना ध्यान से। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ, मैंने जैसे आपको ये समझाया कि अगर मेरे इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो एक्सटीरियर भी बराबर होंगे। तो इसने कहा हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर मेरा 40 डिग्री है तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरा इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा, है ना। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ इंटीरियर एंगल मतलब जितने भी होंगे सारे वो सभी बराबर है, तो अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 40, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है। इसमें पूछा क्या है, इसमें बोला है नंबर ऑफ साइड्स निकालो जी। इसने बोला है कि हाँ जी मेरे को n कैलकुलेट करके दो कि इसकी साइड कितनी होंगी अगर एक्सटीरियर एंगल 40 है। तो समझना आप ध्यान से कि बोला क्या गया है इसमें, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसका, ठीक है। देखो समझना, मेरे को ये पता है कि अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल मुझे दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि टोटल 180 होता है ना। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 से अगर मैं 40 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 140 बचता है ना। इसका मतलब अंदर वाला एंगल मेरा 140 डिग्री है। अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं, तो मुझे ये पता है कि मेरा 140 आ रहा है यहाँ पे, तो मेरी साइड्स कितनी होंगी। तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम, देखो सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ 180 इंटू n -2, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को साइड्स पता ही नहीं है, अब मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं फंस गया यहाँ पे, है ना। तो अब मेरे पास इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि n मेरा किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन 40,
40 डिग्री। अच्छा जी, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सर कैसे निकालें? तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं आया। एन होता है मेरा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन कितना, अपॉन जितना आपको दिया होगा एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर एंगल जितना दिया होगा ना उससे साइड्स पता लगेंगी। अब रेगुलर पॉलीगन इसमें 40 डिग्री दिया हुआ है तो उतना, यानी 1, मैं लिख लेता हूँ 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझना मैंने आपको क्या कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास, मेरे को पता आपको समझ नहीं आया, समझना भी ध्यान से। अगर आपके पास एंगल जितने होंगे उतनी आपके पास साइड्स होंगी। ठीक है, जितने एंगल होंगे उतने एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे, है ना। अगर जितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे मतलब उतनी भी साइड्स होंगी। समझ आया? जितने एंगल होंगे उतनी साइड्स होंगी, ये हमें पता है। लेकिन जितने एंगल होंगे उतने उसके एक्सटीरियर भी बनेंगे। मान लो एंगल दिया है 40 और वो दिए हैं 10 एंगल दिए हैं, 400 डिग्री दिया है कुछ। ठीक है, 40 का बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री होगा ना। तो जितने मेरे को एंगल दिए हैं उतने ही मेरे पास एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। बस ये दिमाग में रखना, बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितने एंगल दिए हैं उतने एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, और जितने एंगल होते हैं उतनी साइड्स होती है, तो जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतनी साइड्स होंगी। इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एन क्या होता है? एन होता है मेरा साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर ये बात समझ आ गई है आपको तो बस फिर हम एक चीज, एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे। मान लो मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है जी, मुझे बताओ इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 हो गया, अगर ये 60 है तो ये भी 120 हो गया, है ना। अगर ये 60 है तो ये भी 120 हो गया, है ना बच्चों। अगर ये तीनों 120 है तो तीनों का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 120 प्लस 120 प्लस 120, और ये 360 हो गया। ठीक है जी सर, इसमें तो 360 आ रहा है क्योंकि हमने ट्रायंगल का एंगल जो है वो हमने कितना लिया था? 60। सर किसी और ट्रायंगल से ट्राई करो, क्या ये आता है? तो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, आपके डाउट क्लियर कर लेते हैं। चलो मान लो ये 90 है, ये 45 है, और ये भी 45 है। अगर ये 45 है मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तो ये बाहर वाला कितना होगा? बाहर वाला होगा सर 135। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये भी 135 होगा क्योंकि ये भी 45 है। ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बनाना हमें, तीनों साइड के एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गए। तो 135 जमा 135 जमा 90 कितना आएगा? तो अगर आप ध्यान से देखिए, 5 5 10, 3 3 6 और 1 7, 170 आ गया, प्लस 90 और कर देंगे 0 0 0, तो ये मेरे दोस्तों 360 आएगा फिर से। सर ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में सिर्फ हमेशा 360 रहेगा। बिल्कुल, मेरा आंसर होगा बिल्कुल हमेशा 360 रहेगा। और यही नहीं, अभी हम 4 साइडेड फिगर का भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो 4 साइडेड फिगर का टेस्ट करते हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है? तो अगर मेरा ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, यानी हम स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मेरे को पता है दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो अगर मैं चारों एंगल्स का सम कर दूं, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये भी मेरा 360 आता है। वाह सर, ये तो कमाल हो गया, है ना। अगर इसमें चारों एंगल का सम 360 आ रहा है, इसका मतलब 5 साइडेड फिगर का भी 360 ही आएगा, इसका मतलब 6 साइडेड फिगर का भी 360 आएगा। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल बच्चे, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 ही आता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये बात पता चल गई मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू सम अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 1 एक्सटीरियर एंगल, तो n कितना आ जाएगा मेरा? 360 बटा एक एक्सटीरियर एंगल कितना दिया था रेगुलर पॉलीगन का? 40 डिग्री, तो डिवाइडेड बाय 40, और n कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छात्रों, आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जिसमें हमें ए पार्ट क्या दे रखा है?
जिसमें हमें ए पार्ट दिया है, कोई ट्रायंगल बनाई है, ठीक है, ट्रायंगल बनाई है, और बाहर की जो एंगल हैं वो दे रखे हैं। ये इंटीरियर एंगल एक्स आ गया, बाहर वाला आ गया 105 डिग्री, ये वाला आ गया 115 डिग्री, ठीक है जी। अब हमें बेटा पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, निकालते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये मेरा 105 है, टोटल इन दोनों का सम 180 होता है, तो मेरा अंदर वाला एंगल कितना आएगा? देखो 80 में से 5 माइनस, तो ये 75 आएगा ना, 75। आप लिखेंगे क्या, इसका नाम डाल दो, पी क्यू आर, पी क्यू है ये, आर है ये, टी है ये, ऐसे है ना। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू टी कितना है मेरा, 105 डिग्री, प्लस ये कितना है 75 डिग्री, ये कितना है, नहीं ये दिया नहीं है ना, ये तो हमने बाद में निकाला है, प्लस मैं लिखता हूँ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये कितना है 180, है ना। रीजन लिखना है आगे एल पी यानी लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 105 के, और एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलते हैं हम इसकी तरफ। देखो एंगल एक्स हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब तक हमें इन दोनों का नहीं पता हो, है ना। तो हम पहले इनको निकाल लेते हैं। तो अब अगर मेरे पास यहाँ ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसमें इन दोनों एंगल्स का सम निकाल के भी हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं वही करा देता हूँ, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका यह है कि ये एंगल फाइंड आउट करो, तीनों का सम करो, 180 आएगा, तो वहाँ से भी ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वाला तरीका कराता हूँ। सिंपल वाला तरीका ये है कि इसका निकाल लो पहले, ठीक है। तो एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर। एंगल पी आर एस, जो एंगल लेना है ना, उसको एंगल को हमेशा सेंटर में रखना। जैसे ये आर है, दोनों में सेंटर में आया है, सेंटर में एंगल हमेशा सेंटर में रहता है। तो ये जो आर है पी आर एस प्लस पी आर क्यू, इसका और इसका, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो पी आर एस मुझे दिया हुआ है 115 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू मुझे नहीं पता है, वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो पी आर क्यू किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू किसके बराबर आएगा, तो मेरे दोस्तों पी आर क्यू आ जाएगा आपका, माइनस करने पे 10 में से 5 गया 5, 8 को कटा 7, 1 6, 1 में से 1 गया 0, यानी 65 डिग्री आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं। हमें ये मिल गया 75, ये मिल गया 65। नाउ व्हाट विल बी x। तो x हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ त्रिकोण ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐड करेंगे 7 6 13, 5 5 10, 140 आएगा ये, 140 प्लस एंगल x 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x यहाँ से कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, है ना। और एंगल x कितना आ जाएगा मेरा, 40 डिग्री। देखो यहाँ से इसको यहाँ लाया, माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करने पे 40, तो यही हमें निकालना था एंगल x, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट रहता है हमारा, लास्ट पार्ट यानी, तो वो फाइंड आउट करते हैं, फिर बस इसके बाद छुट्टी, ठीक है। देखो अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे को दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझना ध्यान से। ये दिया है 75 डिग्री, ये दिया है 105 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री, और ये एंगल मुझे पता नहीं है, और बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, पर हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। मुझे पता है, ये बी पार्ट है ना, मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना।
अगर ये 360 डिग्री है, इसका मतलब 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल, इसका नाम ही नहीं दिया, पहले नाम लिख लेते हैं, इसका नाम BCA और D, ये नाम है। और लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम ही नहीं दिया ना लाइक ने, ठीक है कोई नहीं, 70 डिग्री ये आया, ठीक है। देखो इसका नाम हो जाएगा CDA, ठीक है। तो एंगल CDA इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है जी। ये समझ आया, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो बस अब आपको इन तीनों को प्लस कर देना है, 70 और 70 140, 140 5 और 5 10, 150, 150 और 100 हो जाएगा 250। तो 250 डिग्री प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल CDA किसके बराबर होगा, 360 डिग्री माइनस 250। और एंगल CDA किसके बराबर होगा, जब माइनस करेंगे 110 डिग्री। अगर मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों ये मेरा 110 डिग्री है, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल एक्स कितना होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 110 डिग्री है, तो ये टोटल 180 होता है, तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों। तो आपको पता है एंगल CDA प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल CDA मुझे पता है 110 डिग्री आया, प्लस एंगल एक्स मुझे निकालना है, तो 180 यहाँ रखेंगे, तो एंगल एक्स कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल एक्स विल बी 70 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाकी मैं क्लास में भी करवाऊंगा इसको, ठीक है। दैट्स इट, चलते हैं आगे। तो आ जाइए बच्चों थर्ड एक्सरसाइज पे, ठीक है। 7.3 देखिए, तो इसमें क्या दिया है, सर्कल द काइट्स एंड ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। देखो काइट और ट्रेपेजियम, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ट्रेपेजियम क्या होता है पहले हमें ये समझना है ना। मुझे पता है आपको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम मेरे दोस्तों 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। 4 साइडेड फिगर है। तो माफ करना, थोड़ी हालत खराब है मेरी आज, ठीक है। देखिए 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आ गया मेरा, देखो ट्रेपेजियम का जो समझने वाली चीज होती है ना, इसमें होती है 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। क्या होती हैं, 2 इसमें पैरेलल होती हैं एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। फॉर एग्जांपल ऐसे दी है कोई फिगर, ये दे दी हुई है हमें एक साइड से ऐसे और एक साइड से ऐसे, ठीक है। ये ट्रेपेजियम हो सकता है, या फिर ये भी मेरा ट्रेपेजियम है दोस्तों, इसको भी ट्रेपेजियम ही कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पैरेलल साइड्स हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब ये दोनों भी नॉन पैरेलल हैं और 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो डजंट मैटर द शेप, आपको ये दिमाग में रखना है कि 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आपको कहा गया है मेरे दोस्तों, पहले इसमें अच्छा काइट का भी बताना है। काइट का देखो, काइट का कैसे होता है, जैसे ये है मेरी काइट, है ना, ये हमारी पतंग आ गई, इसकी टेल नहीं बनानी है, इसमें दी नहीं है इसलिए टेल नहीं बना रहा हूँ मैं। मतलब 4 साइडेड रोम्बस की टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। किस शेप में होनी चाहिए, रोम्बस, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल हो या अनइक्वल भी हो, काइट की शेप वो अलग हो जाएगी, है ना। काइट की शेप कैसी होती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। चलो जी देखते हैं हम इसमें। अच्छा जी, तो कह रहा है सर्कल द काइट्स एंड क्रॉस आउट द ट्रेपेजियम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कल द काइट्स का, इसमें बताओ पतंग कौन कौन सी है, पतंगे कितनी है इसमें। तो अब इसमें देखो
ये वाली मेरे को काइट की शेप में लग रही है, तो सर्कल करना काइट को, तो इसको मैं सर्कल करूंगा। ये वाला कौन सी शेप है समझोगे अगर आप ध्यान से, तो इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया, तो इसको क्रॉस करना है। ठीक है, फिर अगर आप सी पार्ट में देखोगे, ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल नॉन पैरेलल कोई नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये शेप किसकी दे रहा है, काइट की दे रहा है, तो इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, फिर डी पार्ट में देखेंगे, दो पैरेलल साइड्स हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो मतलब ये कौन सी है, ट्रेपेजियम। बस इतना सा करना था। ठीक है ना, इजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। मतलब मान लो मेरे पास कोई रोम्बस है, ठीक है मेरे बच्चों, देखो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे शेरों, ये आ गया मेरा रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ गया मेरा एक डायगोनल, ये आ गया मेरा दूसरा डायगोनल। ठीक है, कह रहा है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ये वाला मेरा कितना है, ये वाला है मेरा 12 सेंटीमीटर। एक कोई भी ले लो, कोई भी पकड़ लो, एक 12 है और दूसरा 16 है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। एक मेरा 12 सेंटीमीटर है, एक मेरा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। हर एक साइड की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, हर एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए समझना ध्यान से भी क्या बोल रहा है ये, मतलब मेरे को एल निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें सोल्यूशन। देखो अगर मेरे पास दो डायगोनल है, देखो समझना इसमें रोम्बस का ना चीज़ ये होती है, अगर ये दोनों डायगोनल मेरे बराबर होते तो मैं इसको स्क्वायर मान लेता है ना, लेकिन इसमें दोनों डायगोनल मेरे बराबर नहीं है, एक 12 है एक 16 है। इसका मतलब इसकी शेप थोड़ी अनइवन होगी, मतलब ये जो बड़ी वाली साइड है, ये 16 वाली साइड है, ये थोड़ी चौड़ी होगी, मतलब चौड़ी इन द सेंस की विड्थ, इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, है ना। अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो कहने का मतलब ये हो गया कि या तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी, ये दो साइड्स इक्वल होंगी, या फिर ये इक्वल हो सकती है, ये इक्वल हो सकती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करना हमको सिर्फ ये है कि अगर मेरा D1, मेरे को ये पता है कि रोम्बस की जो दोनों लेंथ है वो एक दूसरे, जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब इन दोनों को इक्वल हाफ्स में कट करेंगे। अगर ये मेरा 12 है तो ये भी मेरा 6 होगा, ये भी मेरा 6 होगा, तो 6 6 12 हो गया। अगर ये मेरा 16 है पूरा, तो ये भी इसको हाफ लेंथ पे कट करता है, मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो मेरा D1 कितना दिया हुआ है मुझे, डायगोनल 1 दिया है मेरे को 12 सेंटीमीटर, और D2 कितना दिया है मेरे को, D2 दिया हुआ है मेरे को 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो D1 ये है, तो ये जो हाफ लेंथ है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मान लो मैं इसको मानता हूँ A, इसको मानता हूँ B, तो मेरा A कितना है, A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा मेरा 12/2। क्यों, आधे पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, हाफ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 12/2 और वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे डायगोनल जो है ना रोम्बस के, वो इक्वल हाफ्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा A 6 सेंटीमीटर और ये B है मेरा, तो B कितना हो जाएगा 16/2, ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे दूसरी चीज़ ये पता है कि जब इसके डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो वो आपस में एंगल 90 डिग्री बनाते हैं हर कोई, तो ये चारों एंगल ना 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, मतलब टोटल 360 है ना, लेकिन ये चारों अंदर से 90-90 डिग्री के होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली सेक्शन अगर काट के मैं ले लूँ, ठीक है, मुझे पूछा गया है इसमें, मुझे बोला है इसने फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है ना हर साइड की, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली साइड मेरी कितनी आ गई, ये आ गई मेरी 6। ये वाली साइड कितनी आ गई, देखो ये 6 है तो ये भी 6 ली मैंने, ये 8 है, बेस इसका 8 है तो ये भी मैं 8 लूंगा, ये 8 ले लिया। ये मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मुझे पता है बाई PGT, इसका मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PGT लगती कहाँ पे है, जहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, ये सिर्फ वहीं पे लगती है, तो मेरे को पता है दो साइड्स मुझे पता है, तीसरी निकालनी है, तो बस वैल्यूज पुट करो इसमें। H का स्क्वायर मुझे नहीं पता,
परपेंडिकुलर मेरा 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा 8 है, 8 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो एच कितना आ जाएगा अंडर, देखो स्क्वायर इधर जाता है ना इस साइड, चलो छोड़ो मैं पहले सिंपल ही करता हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 100, है ना। एच क्या है, देखो 64 में 6 ऐड करेंगे 70, 70 और 30 हो गया 100, ये बराबर हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहा, तो स्क्वायर जाके यहाँ पे रूट हो जाता है, तो 100 यहाँ आएगा, तो एच किसके बराबर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब मेरी जो साइड आ गई ना वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, इसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड इट्स एंगल्स, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्वेश्चन 3 के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो चीज़ ये है कि जब भी मेरी दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे या ट्रांसवर्सल कैसे भी करे, ऐसे करे, लेट के करे, उठ के करे, जैसे मर्जी इंटरसेक्ट करे, ये दो अगर मेरी पैरेलल लाइंस है ना, ये दो, ठीक है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, नहीं सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, को इंटीरियर एंगल्स, क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम जो होता है ना वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि इन्हीं को हम को इंटीरियर एंगल्स को भी, अभी आप ये मान के चलो 9th में इनको को इंटीरियर बोलते हैं, 9th 10th में इनको एडजेसेंट नहीं बोलते हैं, बट अभी आप ये मान के चलो कि इन दोनों को हम एडजेसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। आगे आप पढ़ेंगे कि इनको एडजेसेंट एक्चुअली हम नहीं बोलते, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक ही वर्टेक्स पे बने, ठीक है। तो फिलहाल आप इनको एडजेसेंट मान के चले, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड है, अभी तक आपको इतना ही नॉलेज लिमिटेड लेना है, ठीक है। इसके बाद आप फिर आगे पढ़ेंगे। देखो अब हमें यही पूछा है, हमें ये कहा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से अपनी बुक खोलिए सामने, कोई एक पैरेललोग्राम दिया है हमें, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि इसकी साइड्स जो होती हैं, चारों साइड्स, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो वही अगर मैं सेम केस इसका ले लूँ, तो कहा है कि अगर दो मेरी पैरेलल लाइंस है, मान लो इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये मेरी ट्रांसवर्सल आ गई, ट्रांसवर्सल यानी जैसे ये लाइन थी वैसे ही ये लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये दो एंगल्स, मान लो मेरे को कोई भी दो एंगल्स हैं, ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, मतलब मान लो ये 1 दिया, ये 2 दिया है, 1:2, है ना, 1:2 दिया, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब मुझे पता है, मैं लेता हूँ लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी x एंड 2x। तो अब मुझे पता है, वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ये मुझे पता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर 1 को क्या लेता हूँ मैं, x लिया था ना, इसको x यानी 1x ही हो गया, प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x 180 आ गया, तो x कितना आएगा मेरा 180/3, और x आएगा मेरा कितना 60 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा जो 1 है यानी एंगल x है वो कितना है 60 डिग्री, और 2x कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बस यही फाइंड आउट करना था हमको, ठीक है। फाइंड इट्स एंगल्स बोला था, बस यही निकालना था। चलते हैं अगले पे। अब बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, x और y फाइंड आउट करना है। समझना, इसको निकालने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा सबसे श्योर शॉर्ट और इजी मेथड क्या है इसको निकालने का। बाकी क्विक है, मतलब सेकंड्स में हो जाते हैं, बट आपको पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो ये दिया हुआ है आपको पैरेललोग्राम, ठीक है,
ये दिया आपको 100 माइनस एक्स, ये दिया आपको y, ये दिया आपको x प्लस 60, ये दिया आपको y। ठीक है जी। पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, सभी एंगल्स का सम कितना होता है? आप लिखेंगे वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम खुद ठीक कर लेना है स्पेलिंग। तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 360। यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का, ये कटेगा। वाई और वाई 2y, 100 और 60 160, 160 प्लस 2y इज इक्वल टू 360। एक तो इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम। मुझे पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वो कितना होता है बताओ? वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो दो एडजेसेंट एंगल ये पकड़ लो, x प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई कितना मिल गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरा? 120 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये सेकंड इक्वेशन है, हमें सिर्फ x और y निकालना है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है कि ये वाला जो मेरा एंगल है ना, यहाँ पे मेरे पास खाली y है ना। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल पाया तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ से अगर ये नहीं लिख सकता y इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, इसको रखो सेकंड, इसको काटो, इसको रखो सेकंड, x को उधर लेके चला गया, 120 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक सेकंड, फिर से दो वेरिएबल में आएगा, कोई नहीं, छोड़ो इसको। तीसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स की, है ना, 100 माइनस एक्स और वाई। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत करना। अगर करना होगा तो कर सकते हो, वैसे ये भी आसान है। देखो 2y यहाँ से आ जाएगा 360, अरे यार यहीं से निकल रहा था ये। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, रुको मैं फिर से कराता हूँ। देखो इजी है, लेकिन चक्कर ये है आपको समझाना मुश्किल पड़ रहा है, बाकी मैं तो अभी 2 सेकंड में निकालूंगा इसको। देखो आपको पता है कि सभी एंगल्स का सम 360 होता है। 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 360। सभी एंगल्स का सम कर दिया। ठीक है, यहाँ से 100 प्लस 60 माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 360। यह आ जाएगा 160 प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो 2y कितना आ गया मेरा? 360 माइनस 160, तो 2y कितना हो जाएगा मेरा? 2y आ जाएगा मेरा कितना? 002। तो y आ जाएगा मेरा 100। अच्छा जी, y निकल गया यहाँ से, y निकल गया। तो अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मेरे को पता लग गया कि ये कितना आया? 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? सम होता है मेरा 180 डिग्री, है ना, जो ऊपर लिखा था हमने, जिसको क्रॉस किया। तो x प्लस 60 प्लस वाई, वो भी 180 डिग्री आएगा। और y की वैल्यू भी मुझे पता है 100, वो इसमें डाल दो तो कितना आएगा? x प्लस 60 प्लस 100, इसको रखो 1, मैं लिखता हूँ इधर फ्रॉम 1, मतलब फर्स्ट से हमने क्या लाया? y से 100 पुट किया, 180 डिग्री। ठीक है ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 160 इज इक्वल टू 180, और x कितना आ जाएगा मेरा? 180 माइनस 160, और x आ जाएगा मेरा 20 डिग्री। ठीक है, मतलब दो मेरे को मिल गए। x कितना आया मेरा? 20 डिग्री, और y आ गया मेरा 100 डिग्री। ठीक है, दोनों निकल गए। तो अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को हर एक एंगल निकालना है। तो मैं बोलूँगा एंगल P कितना दिया है मुझे? एंगल P दिया 100 डिग्री माइनस एक्स, और x मेरा 20 आया था, तो 100 माइनस 20 ये आ जाएगा 80 डिग्री। y, दोनों एंगल मेरा 100 आए हैं, है ना, तो एंगल y 100 ही रहेगा। तो एंगल लास्ट वाला एंगल जो दिया है वो दिया है x प्लस 60 डिग्री, यानी एंगल r, एंगल r निकालना है। एंगल q दिया है मेरे को, वो बराबर है एंगल s के, मतलब एंगल s और एंगल q दोनों बराबर आएंगे, y इज इक्वल टू 100। ठीक है, एंगल r मुझे निकालना है, वो दिया है x प्लस 60। तो एंगल r कितना आ जाएगा? x कितना आया था मेरा? 20 प्लस 60, और एंगल r भी मेरा 80 आ जाएगा। ठीक है,
इससे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पैरेललोग्राम के ना, जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, इसके अपोजिट ये जो होते हैं ना वर्टेक्स, ये दोनों का एंगल बराबर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है मुझे। क्या दिया है? 2x + 6 y 5x - 3 और ये दिया मेरे को 3x + 4। ठीक है, तो देखो समझना, अब इसमें क्या दिया हुआ है मेरे को, ये पैरेललोग्राम दिया है, इसमें x और y निकालना है। ठीक है, देखो आपको पता है, मैं आपको अभी एक चीज़ बता चुका कि पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स जो होती है ना, ये बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये बराबर होती हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2x + 6 जो है मेरा, ये इसके बराबर होगा? तो अगर मैं लिखता हूँ वी नो दैट opposite sides of a parallelogram are equal, therefore 2x + 6 = 3x + 4। ठीक है, 4 को इधर ले आओ, 6 - 4 = 3x - 2x, यह आ जाएगा 2 = 3 में से 2 गया 1 x, तो x मेरा किसके बराबर आ गया 2। ठीक है, अच्छा जी, y निकालना है, तो y किसके बराबर, देखो x, ये दोनों साइड्स बराबर थी तो ये दोनों भी बराबर है, तो y किसके बराबर है 5x - 3, तो y x की जगह 2 रखो, तो 5 × 2 - 3, तो y कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 - 3, y आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ऐसे निकालना है x और y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगी साइड 7, ये आ जाएगी 2 × 2 = 4, 4 + 6 10, तो ये भी 10 होगी, ये भी 7 होगी। समझ आया? यानी ये 10, ये 10, ये 7, ये 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है अच्छा ये भी रहता है यार, सी पार्ट देखो। फिर से आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया और आपको डायगोनल दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। ठीक है, क्या बनाया हुआ है, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर वही ऐसे बनाया हुआ है, फिर इन दोनों को डायगोनल्स को ज्वाइन किया हुआ है, और ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दिया है 2y, ये दिया है मेरे को 3x। अच्छा जी, तो इसमें हम क्या अप्रोच रखेंगे, 60 140, तो ये भी 40 होगा, ये 40 होगा, तो ये भी 40 होगा, ये 40 40 80 80 में से माइनस के 100, तो 50 50 दोनों हो गए। ठीक है, आइडिया तो लग गया है, मतलब ये आएगा 60 + 2y, 50 50 नहीं, 360 80 ये आएगा 360 में से 80 माइनस करेंगे, 60 हटा 20 हटा, यानी 280, 280 = 2 140, तो ये भी 140 डिग्री होगा, ये भी 140 डिग्री होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसका नाम दिया है AB, फिर C, फिर D, ये मेरे को नहीं पता एंगल। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें हम ना 3 या 4 तरीके से इसको कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं आपको इजी वाला भी दिखाता हूँ, सारे इजी हैं वैसे तो, अब आपको जो पसंद आता है आप वो कर लेना, मैं आपको मतलब जो मेरे को ठीक लगता है मैं वो कराता हूँ। ठीक है, देखो, तो अगर मैंने आपको भी पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि सम ऑफ जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 180 होता है, तो मैं लिखूंगा वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो मैं लिखूंगा, देखो सबसे इससे पहले अगर मेरे को ये निकालना होगा खाली, तो ये 60 है, ये 80 है, ये कितना होगा अगर आप ध्यान से सोचें, तो अगर मैं निकालूं एंगल D + 60 डिग्री, देखो इस ट्रायंगल मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इससे सबसे पहले ये करना है आपको। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC एंगल D + एंगल 60 + एंगल 80, एंगल 80 नहीं 80 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल D कितना आ जाएगा आपके पास, 60 और 80 140 = 180 डिग्री, एंगल D कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री, ये उधर जाएगा ना माइनस होगा, तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा। ठीक है, मतलब ये आ गया आपके पास 40 डिग्री।
अब ये आपको मिल गया। अब आपको ये पता है कि 40 डिग्री प्लस दिस एंगल, ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये कितना होता है। अच्छा एक और चीज़, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं लिखूंगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब एंगल बी भी मेरा कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब हम चलेंगे, अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब आएंगे फिर इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कि वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो 180 डिग्री होते हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री प्लस 2y। देखो ये पूरा एक ही एंगल है ना, 60 और 2 है, बस डायगोनल ने सेपरेट किया है तो फर्क नहीं पड़ता है तो पूरा एंगल ही है। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। 60 डिग्री प्लस 2y प्लस एक ही एंगल हो गया, एक ही एंगल प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 40 60 और 40 180 40, एक सेकंड रुकना, ठीक जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 60 और 40 आ जाएगा 2y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और 2y कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 80 डिग्री, और y कितना आ जाएगा 80 डिग्री बाई 2, और y आ जाएगा मेरा 40 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शेरों, y आ गया मेरा 40 डिग्री। अब हमें निकालना है x। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे, देखो अब ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल, ये भी तो एडजेसेंट है ना, और यहाँ पे मेरे को x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा आपके पास, तो लिखूंगा फॉर एंगल x, वो कितना आएगा बताओ, वो आएगा ना आपके, यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ये भी 40 डिग्री आया है, 40 डिग्री है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी 40 आएगा। तो फॉर एंगल x कितना आएगा, ये पूरा 80 प्लस एंगल c प्लस एंगल b, वो भी 180 डिग्री होगा, है ना। और एंगल c मेरे को कितना पता है, ये है 80 डिग्री प्लस 3x, प्लस एंगल b कितना है, एंगल b आपका x, जो आपको नहीं, एंगल b दिया है 40, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ 40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 80 और 40 120 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 120, 3x आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 60/3, और x कितना आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एंगल x आ गया 20 डिग्री, और एंगल y आ गया आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, यही निकालना था आपको। चलते हैं हम आगे, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट आता है वीडियो पॉज करके फिर से वीडियो पॉज करके मतलब देख लो अच्छे से क्वेश्चन ना, जहाँ पे डाउट आता है फिर से वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं ना बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इज 60 डिग्री। ठीक है, पेरीमीटर दिया है पैरेललोग्राम PQRS का 60 डिग्री। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेलल बनाया GM, मतलब पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, पैरेललोग्राम PQRS इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरे को, अच्छा पहले बना लेते हैं PQRS, है ना, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर दिया है मुझे 60 सेंटीमीटर, यानी बाहर वाली बाउंड्री दी है पूरी 60। ठीक है, QR कोई भी ले लो साइड, जैसे ये मैं लेता हूँ PQ, ये R, ये S। QR जो है साइड, क्वेश्चन में दिया है मेरे को, QR जो है वो 12 सेंटीमीटर है। QR कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या दिया है इसमें, फाइंड करना है मुझे PQ, SR एंड PS, ये 3 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सिंपल है, तो मुझे पता है वी नो, क्या पता है, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों कि अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब अपोजिट साइड बराबर है, मतलब ये इसके बराबर होगी, और ये वाली जो है इसके बराबर होगी, और ये वाली इसके बराबर होगी, है ना। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो मैं कहूँगा देयरफॉर QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब चक्कर ये आता है कि
टोटल इसकी टोटल पेरीमीटर कितना है, टोटल है आपका 60, टोटल पी लिख रहा हूँ पेरीमीटर, ठीक है, टोटल पी लिख रहा हूँ, पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो अगर 12 और 12 24 एलिमिनेट करें इसमें से, तो पीछे जो बचता है उसका हाफ होगा इसके बराबर। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 12 है ना, ये दोनों 12 है ना, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, मतलब टोटल बाउंड्री मेरे को 60 दे रखी है। अब इन दोनों को मेरे को निकालना है, तभी तो ये मिलेगा मुझे, इन दोनों बाउंड्रीज का सम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टोटल पेरीमीटर का, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, चारों पी क्यू आर आर एस और पी एस या एस पी, ठीक है, वो कितना है 60 सेंटीमीटर मेरे को क्वेश्चन में दिया है। अब मेरे को यहाँ पे पता है क्यू आर और पी एस कितना है, क्यू आर और पी एस 12 हैं दोनों, तो पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू, ये कितना है, ये प्लस ये 12 और 12, ये कितना हो गया 24, है ना, इज इक्वल टू 60। अब पी क्यू प्लस पी एस आर एस कितना हो जाएगा मेरे पास 60 माइनस 24। अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर मेरा, मैं कह रहा हूँ पी क्यू आर एस के बराबर है, तो मैं क्या आर एस को पी क्यू ही लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू 4, सी डी इज इक्वल टू 4, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो मतलब जहाँ जहाँ मेरा ए बी होगा उसकी जगह मैं सी डी भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं पी क्यू के साथ आर एस की जगह मैं फिर से पी क्यू लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 को घटा 5 में से 2 3, 36। तो ये 2 पी क्यू कितना आ जाएगा 36, पी क्यू कितना आ जाएगा 36/2, और यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा 2 8 16। इसका मतलब पी क्यू मेरा किसके बराबर था, आर एस के बराबर नहीं, हाँ पी क्यू आर एस के बराबर था, और वो कितना है मेरा 18 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्लास में फिर से कराऊंगा ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो आपको। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये स्क्वायर दिया आपको, ये स्क्वायर दिया है, तो ए बी सी डी नाम रख लेते हैं इसका कुछ, ठीक है। इसका डायगोनल आपको दिया है, इसका डायगोनल कितना दिया आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कोई सा भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, डजेंट मैटर, एक डायगोनल दिया है सिर्फ। फिर बोला है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा साइड निकालनी है, साइड कितनी होगी स्क्वायर की, मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है। अच्छा अब समझना, साइड का मतलब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं वैसे भी निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। देखो दोनों साइड्स बराबर होंगी ना, आपको पता है दोनों साइड्स बराबर होंगी, और मुझे पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स जो है वो 90 होते कि नहीं होते। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये इसका भी है ये इसका भी है, मतलब डायगोनल तो दोनों का पार्ट होता है ना। तो मैं एक ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, इसी को मैं आगे बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल पकड़ी मैंने, ठीक है, ये स्क्वायर का ही पार्ट है, ये 90 डिग्री है, ये ए, ये डी है, ये सी है, और ये मेरे को डायगोनल दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ बाय पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सारी बराबर होंगी, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं बेस की जगह परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूँ। समझ आया, इसमें रीजन देना है बिकॉज P इज इक्वल टू बी, परपेंडिकुलर बेस के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 30 का स्क्वायर है ना। तो p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 30 का स्क्वायर बाय 2। तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आएगा 30 का स्क्वायर 900 बटा 2। p स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 4 8 2 4 8 2 5 10 0 0, है ना। तो p स्क्वायर आपका कितना आएगा, p आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 450, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 450 आया, तो p आपको क्या लिख सकते हो, देखो 450 को अगर आप तोड़ोगे तो ये आएगा, इसका एलसीएम ले लो 450 का, मेरे को तो पता है क्या आएगा, पर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ एलसीएम। देखो 15 3 45 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख लेना था, तो मैं 3 से करता हूँ इसको, ये आएगा 3 15 और 0, फिर से करता हूँ 3 5 0, फिर से करता हूँ 5 10 फिर 5 2 और बचेगा 2 खाली,
ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ये क्या लिखूंगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 2, ठीक है। तो P मेरा किसके बराबर, देखो 3 दो हैं तो 3 का स्क्वायर, 5 दो हैं तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट में। जो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो रूट से बाहर आ जाएंगी। P कितना आएगा, 3, एक सिंगल आएगी, 3 बाहर 5 बाहर और रूट में खाली 2 ही रहेगा। तो P कितना आ जाएगा मेरा 15√2 सेंटीमीटर। तो अगर मेरा P 15√2 है तो ये भी 15√2 ही होगा और बाकी साइड्स भी 15√2 ही होंगी। कितनी होंगी, 15√2। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा बी पार्ट क्या दिया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है मेरा क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर मैं इसकी सारी साइड्स की सम कर दूं, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 × 15√2 करूंगा तो ये आएगा मेरे दोस्तों 60√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है, पेरीमीटर सिर्फ आपकी लेंथ दी बोला हुआ है इसने, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई और डाउट और क्वेरी हो तो आप फिर से मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आपके ये चैप्टर खत्म होता है। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।